एक वक्त था जब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही ना दिमाग में एक ऐसी इमेज आती थी जहां हजारों लोग एक ट्रेडिंग रिंग के अंदर खड़े हैं, जोर जोर से चिल्लाते हुए, हाथ हिलाकर इशारे कर रहे हैं। हाँ, और कागज के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं, एकदम कियोस। बिल्कुल। इस लेगेसी सिस्टम को लोग ओपन आउटक्राई कहते थे, लेकिन आज वो शोर बिल्कुल शांत हो चुका है। उसकी जगह ले ली है सर्वर रूम्स की उस ठंडी मोनोटोनस हमिंग ने। सही बात है। आजकल फॉर्चून्स बनने और बिगड़ने का फैसला हजारों लोगों की आवाज से नहीं होता। ये सब माइक्रोसेकंड लेवल पर टाइम स्टैम्प होने वाले ऑर्डर्स से होता है। एग्जैक्टली। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हम इस फुली ऑटोमेटेड ऑर्डर ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की एनाटॉमी को डाइसेक्ट करने वाले हैं। NISM एग्जाम लिखने वाले सभी कैंडिडेट्स को ये समझना ही होगा कि ये जायंट मार्केट मशीन आखिर टेक्निकल रूल्स पर बैलेंस कैसे करती है। क्योंकि देखो, सिर्फ सरफेस लेवल डेफिनेशंस याद कर लेना इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए काफी नहीं है। यूनिफाइड टर्मिनल्स का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। हाँ, पहले तो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग स्क्रीन्स होती थी ना। वही तो। आज इंडेक्स फ्यूचर्स ले लो, इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस, सब कुछ एक ही इंटरफेस पर प्रोसेस हो रहा है। एक सिंगल माइक्रोसेकंड का डिले या रिस्क मैनेजमेंट में चूक पूरे इकोसिस्टम को हिला सकती है। राइट। इसलिए इस इकोसिस्टम में एंटिटीज के बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया है, जैसे ट्रेडिंग और क्लियरिंग नोड्स कहते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम की फाउंडेशन को देखते हैं, ट्रेडिंग मेंबर यानी TM। TM का फंक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, जैसे एक TM किसी ट्रैवल एजेंट की तरह होता है जो सिर्फ टिकट बुक करता है। उनके पास स्ट्रिक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी होती है, चाहे वो प्रोप्राइटरी हो या क्लाइंट्स के बिहाफ पर। वो मार्केट में एंट्री दिलवाते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की यानी ट्रेड सेटल करने की गारंटी उनकी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उसके लिए इकोसिस्टम में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर आते हैं, जिसे TCM कहते हैं। TCM एक बड़े टूर ऑपरेटर की तरह है। वो एग्जीक्यूशन भी हैंडल करते हैं और एंड टू एंड सेटलमेंट भी। ड्यूल प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट यहां लागू होता है। TCM अपनी खुद की प्रोप्राइटरी ट्रेड्स, डायरेक्ट क्लाइंट्स की ट्रेड्स और यहां तक कि दूसरे छोटे ट्रेडिंग मेंबर्स की ट्रेड्स को भी क्लियर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं। अच्छा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में एक बहुत स्पेशलाइज्ड नोड भी तो है, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर यानी PCM। इनके ऊपर एग्जीक्यूशन रिस्ट्रिक्शन लगा होता है ना। हाँ, ये मार्केट में जाकर ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इनका काम प्योरली सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना है। वेट, अगर PCM ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते तो मार्केट में उनकी जरूरत ही क्या है? सिस्टम में एक ऐसी एंटिटी क्यों बनाई गई जो खुद मार्केट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? इसके पीछे रिस्क आइसोलेशन का बहुत बड़ा लॉजिक है। देखो, मार्केट में कुछ बहुत बड़े कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे बैंक्स या बड़े म्यूचुअल फंड्स। उनके वॉल्यूम्स इतने मैसिव होते हैं कि उन्हें सेटलमेंट के लिए एक डेडिकेटेड एंटिटी चाहिए जिसका अपना कोई प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रिस्क ना हो। एग्जैक्टली। अगर एक PCM मार्केट में हेवी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कर रहा है और उसमें उसको बड़ा लॉस हो जाता है तो उसकी क्लियरिंग कैपेसिटी पर भी असर पड़ेगा। PCM का बिजनेस मॉडल सिर्फ क्लियरिंग फी पर चलता है, इसीलिए उनके पास एग्जीक्यूशन रिस्क 0 होता है। ओह वाओ, ये तो बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए एक सेफ हार्बर हो गया। रिस्क आइसोलेशन का पॉइंट काफी लॉजिकल है। लेकिन यहाँ एक दूसरी एंटिटी भी है, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर यानी SCM। हाँ, इनके पास भी TCM की तरह ड्यूल रजिस्ट्रेशन होता है। ये ट्रेड भी करते हैं और क्लियर भी करते हैं। तो एक सॉक्रेटिक सवाल यहाँ बनता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर एक SCM के पास पूरा क्लियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो क्या एक्सचेंज उन्हें किसी दूसरे छोटे ट्रेडिंग मेंबर के ट्रेड्स क्लियर करने की परमिशन देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम किसी भी SCM को दूसरे ट्रेडिंग मेंबर की क्लियरिंग करने से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। लेकिन एक्सचेंज को तो ज्यादा लिक्विडिटी और क्लियरिंग नोड्स मिलेंगे ना? मिलेंगे, पर कंटेजन रिस्क इसका मेन रीजन है ब्लॉक करने का। एक्सचेंज चाहता है कि SCM का इकोसिस्टम टोटली सेल्फ कंटेन्ड रहे। अगर एक SCM डिफॉल्ट करता है तो सिर्फ उसकी खुद की फर्म और उसके डायरेक्ट क्लाइंट्स अफेक्ट होंगे। अच्छा, अगर उसे दूसरे TMS की क्लियरिंग अलाउ कर दी गई तो उस एक फर्म के फेल होने से मल्टीपल ब्रोकरेजेस डाउन हो जाएंगे। वही तो। इसलिए ड्यूल रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद SCM का स्कोप स्ट्रिक्टली उसके इंटरनल ऑपरेशंस तक सिमट रखा गया है। सिस्टमिक फेलियर से बचने के लिए हर जगह फायरवॉल्स लगा रहा है। अब एंटिटीज के बाद मार्केट एक्सेस की बात आती है। एक रिटेल इन्वेस्टर इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एंट्री कैसे लेता है?
पहले लोग सब ब्रोकर्स के पास जाते थे। हाँ, लेकिन अप्रैल 2019 में सेबी ने सब ब्रोकर कॉन्सेप्ट को ऑफिशियली खत्म कर दिया। अब ऑथराइज्ड पर्सन्स यानी एपीज का मॉडल चलता है। राइट, क्योंकि सब ब्रोकर्स अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर सकते थे, जिसकी वजह से लायबिलिटी ग्रे एरिया में रहती थी। एपी मॉडल ने क्लियर कर दिया कि सारी लीगल लायबिलिटी मेन ब्रोकरेज फर्म की ही होगी। कंप्लायंस के लिए ये सेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी था और एक्सेस के बाद मार्केट टाइमिंग्स को भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड ट्रेडिंग आवर्स तो हम सबको पता है, 9:15 AM से 15:30 PM। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स में 11:55 PM तक का एक्सटेंशन भी अलाउ होता है ना? हाँ, ये प्राइमरीली कमोडिटी लिंक्ड डेरिवेटिव्स के लिए होता है ताकि ग्लोबल मार्केट्स के टाइम जोन्स के साथ हेजिंग की जा सके। पर ये एक्सटेंशन उन्हीं एक्सचेंजेस को मिलता है जिनका रिस्क मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफाइड हो। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कैसे होता है, उसके लिए कैंडिडेट्स को कॉर्पोरेट हायरार्की को समझना होगा। इसे रिस्क कंपार्टमेंटलाइजेशन के एक परफेक्ट एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं। बिल्कुल। टॉप टियर पर कॉर्पोरेट मैनेजर बैठता है। इसे किसी जॉइंट फैमिली के दादाजी की तरह सोच सकते हैं। उनके पास पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल विजिबिलिटी होती है। और यहाँ एग्जाम कैंडिडेट्स को इस टेक्निकलिटी पर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ कॉर्पोरेट मैनेजर के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है कि वो ब्रांचेस के एक्सपोजर लिमिट सेट करें। ये इंटेंशनली सेंट्रलाइज्ड किया गया है, राइट? अगर लिमिट सेट करने की पावर नीचे दे दी जाती तो रोग ट्रेडिंग के चांसेस बढ़ जाते। ठीक उसके नीचे आते हैं ब्रांच मैनेजर, यानी फैमिली के पिताजी। हाँ, इनकी विजिबिलिटी कंप्लीटली साइलोड होती है। इनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ अपनी स्पेसिफिक ब्रांच तक लिमिटेड होता है। दूसरी ब्रांच का इनको कुछ नहीं दिखता। और पिरामिड के सबसे बॉटम पर आता है डीलर, यानी उस जॉइंट फैमिली का सबसे छोटा बच्चा, जिसको सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से मतलब है। ये लोएस्ट टियर है, जिसके पास सिर्फ माइक्रो विजिबिलिटी होती है। सही एग्जाम्पल है। एक डीलर एक्सक्लूसिवली अपने ऑर्डर्स ही देख सकता है। अगर उसको ग्लोबल विजिबिलिटी दे दी जाए तो वो फर्म के अंदर चल रहे बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स को देखकर फ्रंट रनिंग कर सकता है। वही, और जब ये डीलर्स ऑर्डर एंटर करते हैं तब सिस्टम उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता। हर ऑर्डर को स्ट्रिक्ट टाइम और प्राइस वैलिडेशन से गुजरना पड़ता है। वैलिडेशन इंजन सबसे पहले टाइम कंडीशंस टेस्ट करता है, जैसे डे ऑर्डर्स। ये पूरे सिंगल ट्रेडिंग सेशन के लिए वैलिड होते हैं। शाम तक मैच नहीं हुए तो पर्ज हो जाएंगे। दूसरा टाइप बड़ा इंटरेस्टिंग है, इमीडिएट और कैंसिल यानी आईओसी। ये बहुत अग्रेसिव है। इसको ना इंडियन रेलवेज के तत्काल सिस्टम जैसा सोचिए। बढ़िया एनालॉजी है। काउंटर पर जो अवेलेबल है अभी के अभी वो उसी सेकंड बुक करना होगा। अगर पार्शियल मैच होता है तो बचा वो ऑर्डर मिली सेकेंड्स में कैंसिल हो जाता है। वो लाइन में वेट नहीं करता। बिल्कुल, और आईओसी ऑर्डर्स का यूज मोस्टली आर्बिट्राज एल्गोरिदम्स में होता है। उसके बाद प्राइस कंडीशंस वैलिडेट होती हैं। लिमिट ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स के बीच का डिफरेंस प्योरली गारंटी का ट्रेड ऑफ है। मतलब लिमिट ऑर्डर स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड सेट करता है। बाय ऑर्डर स्पेसिफाइड प्राइस या उससे सस्ते पर ही एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूशन रिस्क लेता है ताकि प्राइस रिस्क ना लेना पड़े। मार्केट ऑर्डर्स प्राइस की फिक्र नहीं करते, उन्हें बस एग्जीक्यूशन चाहिए। यहाँ स्लिपेज का रिस्क हमेशा रहता है। फिर आता है एग्जाम का फेवरेट टॉपिक, स्टॉप लॉस ऑर्डर मैकेनिक्स। इस ऑर्डर में दो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। हाँ, दोनों के मैकेनिक्स बिल्कुल अलग हैं। ट्रिगर प्राइस एक हिडन ट्रिप वायर या अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है। मान लीजिए किसी की 100 रुपए पर लॉन्ग पोजीशन है, वो लिमिट प्राइस 92 रुपए रखता है और ट्रिगर प्राइस 95 रुपए। इस केस में जब तक मार्केट 95 रुपए तक नहीं गिरता, ऑर्डर डोमिनेंट रहता है। ट्रिगर हिट होते ही वो ट्रिप वायर एक्टिवेट होता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली 92 रुपए का सेल लिमिट ऑर्डर इंजेक्ट कर देता है। यानी अलार्म बजा 95 पर और एक्शन लिया 92 पर। सही पकड़ा। ट्रिगर प्राइस स्विच है और लिमिट प्राइस एक्चुअल थ्रेशोल्ड। अब एक बार ऑर्डर सिस्टम में आ गए तो एक्सचेंज का कोर इंजन उन्हें मैच कैसे करता है? स्ट्रिक्टली ऑटोमेटेड प्राइस टाइम प्रायोरिटी पर। प्राइस प्रायोरिटी तो सिंपल है, बेस्ट प्राइस विन्स। लेकिन टाइम प्रायोरिटी तब आती है जब टाई ब्रेकर चाहिए हो। अगर दो ट्रेडर्स ने एग्जैक्ट सेम प्राइस डाली है तो इंजन टाइम स्टैम्प को एनालाइज करता है। जो माइक्रोसेकंड पहले आया वही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मार्केट क्रैशेस को रोकने के लिए इंजन के पास एक और टूल है, डायनामिक प्राइस बैंड फ्लेक्सिंग। राइट, डेरिवेटिव्स की एक बेस ऑपरेटिंग रेंज होती है, लेकिन अगर कोई व्हेल यानी बहुत अमीर ट्रेडर अकेले लगातार 50 ट्रेड्स उस बाउंड्री लिमिट पर पंच कर दे तो क्या एक्सचेंज बैंड ओपन कर देगा? नहीं, वो बैंड
किसी भी हाल में एक्सपैंड नहीं होगा। मैनिपुलेशन रोकने के लिए इंजन को जेन्युइन लिक्विडिटी चाहिए। तीनों स्ट्रिक्ट मैट्रिक एक साथ प्योर होने चाहिए। तीनों एक साथ? हाँ, पहला मिनिमम 50 ट्रेड्स, दूसरा 10 यूनिक ट्रेडर्स का नेटवर्क होना चाहिए और तीसरा मिनिमम 3 अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। ओह, 3 अलग फर्म्स, इसलिए ताकि वॉश ट्रेडिंग ना हो सके। इसको हम किसी नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग से कंपेयर कर सकते हैं। एक्सचेंज ये देख रहा है कि दुकान के बाहर सच में भीड़ है या सिर्फ दुकानदार के रिश्तेदार खड़े हैं मैनिपुलेशन करने के लिए। वाह, बढ़िया। जब तीनों पैरामीटर्स पूरे होते हैं तभी इंजन रेंज फ्लेक्स करता है और साथ में स्लाइडिंग प्राइस बैंड्स काम करते हैं। यानी अगर अपर बैंड एक्सपैंड होता है तो लोअर बैंड भी एग्जैक्ट सेम मार्जिन से ऊपर पुल हो जाता है ताकि एब्सोल्यूट रेंज कंस्ट्रिक्ट रहे और मैनिपुलेशन ना हो। एग्जैक्टली। अब ये सब गार्डरेल्स उन्हीं स्टॉक्स पर अप्लाई होते हैं जो डेरिवेटिव्स में है, लेकिन हर स्टॉक को ये प्रिविलेज नहीं मिलता। सिस्टम में गार्बेज इन गार्बेज आउट ब्लॉक करने के लिए स्टॉक डेरिवेटिव्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट है, जो कि किसी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन जैसा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए 6 महीने तक। पहला पैरामीटर है टॉप 500 स्टॉक्स में रैंक करना। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है MQSOS, मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज। ये टेक्निकल टर्म काफी हैवी है। सिंपली पुट, इसका मैथमेटिकल क्राइटेरिया ये चेक करता है कि क्वार्टर पर्सन की मूवमेंट लाने के लिए मिनिमम 75 लाख रुपीस का ऑर्डर साइज होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर 10-15 लाख के ऑर्डर से ही स्टॉक वाइल्ड स्विंग्स लेने लगे तो वो हाईली मैनिपुलेटेड है, डेरिवेटिव्स के लिए फिट नहीं है। वही। तीसरा है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी MWPL, जो मिनिमम 1500 करोड़ होना चाहिए। और चौथा है कैश मार्केट लिक्विडिटी, जहां डेली डिलीवरी वैल्यू 35 करोड़ रुपीस होनी चाहिए ताकि शॉर्ट स्क्वीज रैंडमली कोई मैन्युफैक्चर ना कर सके। और जैसे एंट्रेंस के रूल्स टफ है, एग्जिट क्राइटेरिया भी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड है। अगर लिक्विडिटी गिरती है तो रिस्क बढ़ जाता है। अगर एक्टिव ट्रेडिंग मेंबर्स 15% से कम हो जाएं, या टोटल मेंबर्स 20 से कम हो जाए, या फिर डेली टर्नओवर 10 करोड़ से ड्रॉप हो जाए, तो रेगुलेटरी एक्शन ट्रिगर हो जाता है। और तब नए कॉन्ट्रैक्ट्स इश्यू नहीं होते। दोबारा आने के लिए 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड सर्वाइव करना पड़ता है। इसके अलावा सिस्टम को कॉर्पोरेट एक्शंस भी मैनेज करने होते हैं, जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिविडेंड्स। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स जो मार्केट वैल्यू के 2% से कम होते हैं, उन्हें सिस्टम इग्नोर करता है। लेकिन 2% या उससे ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। तो जब एक्स डेट पर यह बड़ा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टॉक प्राइस नेचुरली गिर जाता है। एक सवाल यहाँ कैंडिडेट्स के माइंड में आएगा, जिस इन्वेस्टर ने कॉल ऑप्शन होल्ड किया है उसका प्रीमियम तो थ्योरेटिकली इस क्रैश से डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। ये अनफेयर लॉस ना हो, इसीलिए एडजस्टमेंट मैकेनिक्स आते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड की टोटल वैल्यू को कोरिस्पॉन्डिंग ऑप्शंस के सभी स्ट्राइक प्राइसेस से डिडक्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन होल्डर पेनलाइज नहीं होता। ब्रिलियंट। अब आते हैं इस डीप डाइव के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, स्टैट्यूटरी कॉस्ट्स। और यहाँ है एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप, STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ऑप्शंस पर लगने वाले STT के डायनामिक्स सबसे ट्रिकी है। रुकिए, मैं कैंडिडेट्स को स्पेसिफिकली वार्न करना चाहती हूँ। यहाँ ऑप्शंस में STT स्ट्रिक्टली उसकी एंड स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन अनएक्सरसाइज्ड ही एक्सपायर या क्लोज हो जाता है तो टैक्स बेस कैलकुलेट होता है ऑप्शन प्रीमियम पर और रेट है 0.1%। और ये पे कौन करता है? ये एक्सक्लूसिवली सेलर पे करता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ऑप्शन एक्सरसाइज्ड स्टेट में सेटल होता है। हाँ, जब मैच्योरिटी पर एक्सरसाइज होता है तो STT रेट 0.125% हो जाता है। पर उससे भी बड़ा चेंज बेस में है। ये टैक्स अब फाइनल सेटलमेंट प्राइस पर लगता है, प्रीमियम पर नहीं। और सबसे बड़ा कैच, अब ये लायबिलिटी सेलर की नहीं परचेजर की बन जाती है। अनएक्सरसाइज में सेलर टैक्स दे रहा है प्रीमियम पर, लेकिन एक्सरसाइज्ड में परचेजर दे रहा है सेटलमेंट प्राइस पर। ये NISM में पक्का ट्रिक क्वेश्चन बनकर आता है। इसका लॉजिक ये है कि एक्सरसाइज होने पर परचेजर को फाइनल पे आउट मिल रहा है। यूटिलिटी परचेजर की है तो टैक्स बर्डन भी वहीं शिफ्ट हो जाता है। वहीं फ्यूचर्स में रूल बहुत सिंपल है, 0.02% लगता है ट्रेडेड प्राइस पर और सिर्फ सेलर पे करता है। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को डाइसेक्ट करके एक बात तो क्लियर है, मार्केट कोई रैंडम कसिनो नहीं है जहां लक चलता है।
हर ऑर्डर, माइक्रोसेकंड टाइम स्टैंपिंग और गार्ड रेल्स एक हाईली रेगुलेटेड मैथमेटिकल इंजन का हिस्सा है। हर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लगे हुए हैं। सिस्टम को इंटेंशनली ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि एक भी फेलियर डोमिनो इफेक्ट क्रिएट ना करे। आज हमने जिस ऑटोमेशन और लॉजिक की बात की, उसने पूरा फॉर्मेट बदल दिया है। पर इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हुए ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट आ रहा है, जिसके बारे में कैंडिडेट्स को जरूर सोचना चाहिए। वो क्या? देखो, आज का सिस्टम ह्यूमन डिफाइंड रूल्स पर चल रहा है, लेकिन सोचिए, आने वाले वक्त में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इन ट्रेडिंग इंजन्स, रिस्क मैनेजमेंट और मैचिंग को ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेगा, तब एक ह्यूमन ट्रेडर के डिसीजंस का एज कहाँ बचेगा? जब एआई इन मैथमेटिकल वेरिएबल्स को ऐसी डायमेंशंस में प्रोसेस करेगा जो शायद हम इंसान मैन्युअली समझ ही ना सकें, क्या तब मार्केट कंप्लीटली रीडिफाइन हो जाएगा? इस टेक्निकल एवोल्यूशन पर विचार जरूर कीजिएगा।